तो हेलो दोस्तों, वेलकम। और हम साइंटिस्ट बी का जो हमारा प्रीवियस ईयर 2022 का पेपर है सीपीसीबी का, उसको आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इम्पॉर्टेंट बात ये रहेगी कि हम इस क्वेश्चन को, जो भी इनके क्वेश्चन है, कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड फैक्ट बेस्ड, उनको सॉल्व करेंगे। साथ में क्या करेंगे, एक बिल्कुल वैसा ही उसी टॉपिक पर एक रेप्लिका क्वेश्चन जो हमने बनाया है हमारे चैनल ने, उसको हम तुरंत सॉल्व करेंगे ताकि आपको क्लियर हो सके कि कैसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से चलते हैं। सिर्फ साइंटिस्ट भी इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये कुछ कुछ आपका सॉलिड वेस्ट पर है एक टॉपिक। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़ी गैस जो होती है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में, सैनिटरी लैंडफिल में, वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है कार्बन इज टू नाइट्रोजन का जो वेस्ट का रेशियो है वो 26:32 होता है। देखिए, C/N के रेशियो में N 1 होता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये सिर्फ C के बारे में बात कर रहे हैं, 26 से 32। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लोगो लगा है सीपीसीबी का, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फॉर इफेक्टिव कंपोस्टिंग मॉइस्चर कंटेंट 45 से 45 टू 55% डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो इस परसेंटेज में ये होना चाहिए, कार्बन नाइट्रोजन ये होना चाहिए। फैक्ट है। और साथ में आप देखेंगे कि कॉन्सेप्ट बेस्ड भी है। अब अगर पिछले साल का ये है, अगर आपने अटेम्प्ट किया है या आप आंसर जानते हैं तो अब तक आप जान चुके होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन हम डिटेल में इस पे बात करेंगे आगे जाके। तो आगे हम देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक तो पहली बात तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, पहली बात क्या है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। लेकिन क्यों होगा, ये कॉन्सेप्ट में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहली बात, पहला स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो क्यों है, क्योंकि सैनिटरी लैंडफिल में क्या होता है, एनएरोबिक कंडीशंस होती हैं, यानी डेप्रीवेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा को मिनिमम या कम रखा जाता है। अब जीरो आप नहीं कर सकते हैं, ये आप एक साइंटिस्ट या साइंस बेस्ड आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा, क्योंकि आप सब रिसर्चर्स हैं। तो आपको पता होगा कि जीरो नहीं किया जा सकता, लेकिन एनारोबिक में कम मिनिमम रखते हैं। अब माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर का सिंपल सी बात होता है, और दो मेन गैस आती हैं, CO2 और मीथेन। दोनों लैंडफिल की गैस है जिनका रेशियो लगभग लगभग 50-50%, 60-40% ऐसा रहता है। तो पहला स्टेटमेंट जो था हमारा, क्या था कि क्या दो गैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, दूसरा स्टेटमेंट ये था कि जो हमारा कार्बन इज टू नाइट्रोजन रेशियो है वो 26 से 32 होता है। इसको समझिए। तो देखिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब आप लिटरेचर में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनिशियल रेशियो 25:1 से 35:1 के बीच है। कई लिटरेचर कहते हैं कि 30:1 इज ऑप्टिमल, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। रिसर्च पेपर, बुक्स, वेबसाइट अलग अलग कहानी बताती हैं, लेकिन इंडिया में 35:1 चल जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कार्बन इज टू नाइट्रोजन रेशियो इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, देखिए समझिए इस बात को। ये इसलिए क्रूशियल है कंपोस्टिंग में, क्योंकि अगर नाइट्रोजन ज्यादा हो जाएगी तो क्या है, मतलब कार्बन इज टू नाइट्रोजन के रेशियो में नाइट्रोजन यानी नीचे वाला पार्ट ज्यादा हो गया, तो होगा क्या कि अमोनिया गैस ज्यादा निकलेगी और ऑर्डर का प्रॉब्लम होने लगेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन एक और इसमें फैक्ट है। फैक्ट ये है कि अगर हाई हो जाता है कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो, यानी कार्बन जो है, जो ऊपर का पार्ट है वो 100 हो जाए, 50 हो जाए, 40 हो जाए, तो क्या होगा, तो प्रॉब्लम ये होगा कि नाइट्रोजन कम पड़ जाएगा। इस वजह से जो माइक्रोब्स हम यूज कर रहे हैं वहां लैंडफिल में, वो यहाँ पर अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे और माइक्रोबियल ग्रोथ हिंडर होगी, प्रोहिबिट होगी। तो सीधी सी बात है, आपका जो ये गैस जो हमें चाहिए बनने की प्रोडक्ट है हमारी लास्ट, इनको दिक्कत हो जाएगी, इनका अमाउंट और क्वालिटी डिटोरिएट हो जाएगा। एक और बात है, हाइयर होने पर एक और चीज रिड्यूस हो जाएगी, वो क्या होगा, वोलाटाइल फैटी एसिड जो है हमारा, जो माइक्रोब्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कम हो जाएगा। तो बैलेंस करना जरूरी है। इसीलिए बात ये आ रही है कि क्यों सैनिटरी लैंडफिल में एक प्रॉपर रेशियो होना चाहिए C/N का। इसीलिए होना चाहिए क्योंकि C के बढ़ने पर भी प्रॉब्लम है, N के बढ़ने पर भी प्रॉब्लम है, एक स्पेसिफिक इनका क्या है, रेशियो है। अब अगर आगे हम बात करें तो हमें ये पता चलता है कि स्टेटमेंट 3 जो है, मॉइस्चर, मॉइस्चर होना भी इंपॉर्टेंट है। वेस्ट में होगा ही मॉइस्चर, कितना होना चाहिए,
टिपिकली 40 to 60% जा सकता है। तो यहाँ इन्होंने ऑप्शन में 45:55 दिया है, तो ये मोटा मोटा सही है। इसीलिए तीनों स्टेटमेंट क्या होते हैं, सही होते हैं। अब काम की बात पर ये आते हैं कि इसके जैसा एक रेप्लिका क्वेश्चन बनाते हैं और ट्राई करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये इस पर हमारे फिट बैठते हैं कि नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है कि इन एरोबिक कंपोस्टिंग मेजर गैसेस रिलीजेस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, निग्लेजिबल मीथेन, ये कह रहे हैं कि मीथेन नगण्य या बिल्कुल मिनिमम बहुत कम मात्रा में बनती है। अब आप पीछे पढ़ चुके हैं तो आपको पता है कि ये बिल्कुल बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है हमें सर के द्वारा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बनती है, हमें पिछले सवाल में पता चल चुका है, एलिमिनेट कर दिया आपने। ये कह रहे हैं एन एक्सेसिवली हाई C/N रेशियो यानी अबव 40:1 इन कंपोस्ट फीडबैक जो है। फीडबैक, फीड स्टॉक का क्या मतलब है, जो वेस्ट डाला जा रहा है, स्टॉक डाला जा रहा है, ठीक है। तो अगर इतना होता है तो क्या ये स्लो कर देगा डिकम्पोजिशन को, क्योंकि नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। C 40 है, N 1 है। अभी पीछे हमारी बात हुई कि नाइट्रोजन का भी रहना इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन कम दिख रहा है, ये स्टेटमेंट यही कह रहा है, ये भी सही है। और थर्ड की बात करें तो देखिए थर्ड ही है जो आपको फंसाएगा, जो आपको टॉर्चर करेगा। ऑप्टिमल बल्क डेंसिटी जो है एरोबिक कंपोस्टिंग की वो 800 kg/m³ होनी चाहिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए। यहीं पर सारा पेज है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। तो पहले ही हमने बात कर ली, स्टेटमेंट 1 इज ऑलरेडी करेक्ट, 2 इज ऑलरेडी करेक्ट। और 3 की बात करें तो क्या है, 3 की बात, ओ सॉरी पीछे जाना पड़ेगा हमें। पीछे इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात थी, एरोबिक कंपोस्टिंग। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, एरोबिक कंपोस्टिंग। तो यहाँ पर आपको ये पता करना भी बहुत जरूरी है कि जो हमारा ये मीथेन है वो एनएरोबिक कंपोस्टिंग का पार्ट है, क्योंकि एरोबिक में मीथेन नहीं आती है, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट हो जाता है। मैंने भी एनएरोबिक कंपोस्टिंग के हिसाब से बता दिया, क्योंकि ये एरोबिक कंपोस्टिंग है तो मीथेन यहाँ पर नहीं बनेगी, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। तो 1 और 2 इस हिसाब से सही बैठते हैं, और यही गलती हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट सही है, सेकंड भी सही है, पहले ही बात कर चुके हैं। थर्ड गलत है, बल्क डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए बल्क डेंसिटी डिफर करती है, इनर्ट मटेरियल है तो अलग होगी, नॉन इनर्ट के लिए अलग होगी, मिक्स्ड के लिए अलग होगी। तो देखिए जो नॉन इनर्ट होते हैं उनके लिए 900-800 जा सकती है, इनर्ट के लिए 300-400 जा सकती है, मिक्स्ड के लिए 700-800 जा सकती है। अलग अलग पैरामीटर है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। हमें इतना पता करना है कि 500, 600, 700 इज ओके, 800 के ऊपर बहुत ज्यादा है, क्योंकि फिर क्या होगा कि इसको ही डिकम्पोज करने में सारा एनर्जी चला जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए कैसे गलती होती है। आपने ये देख लिया कि यहाँ पर एरोबिक एनोरोबिक एक वर्ड का पढ़ना ना पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट था। तो 1 और 2 करेक्ट हैं, थर्ड इज रॉन्ग, ऑप्शन ए सही है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, CPCB का ये PYQ है, और ये क्वेश्चन है कौन सही नहीं है। हर शब्द को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है वर्मी कंपोस्टिंग में। तो देखिए ये यहाँ पर वर्मी कंपोस्टिंग का पहला सेंटेंस कहते हैं कि जो भी फॉर्म, जो भी आप वहां पे कीड़े मकोड़े या अर्थवॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट होता है सिंपलर ह्यूमस रिच मटेरियल में। इसीलिए वर्मी कंपोस्टिंग में हम इनका इस्तेमाल ही करते हैं, बहुत सी कॉमन सी बात है। तो जिन लोगों को पता होगा बेसिक, वो ये करेक्ट सही जा रहा है। बी की बात करें तो इट इज रिलेटिवली फास्टर प्रोसेस, ये काफी फास्ट प्रोसेस है और 24 घंटे में हो जाता है। यहाँ पर देखिए डाउट है, 24 घंटे में इसका होना थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि इस प्रोसेस में टाइम लगता है, तो 24 आवर्स कम पड़ जाएगा। तीसरा क्या है कि ओनली डीप बरोइंग अर्थवॉर्म्स आर यूजफुल कंपोस्टर, सरफेस ड्वेलर जो हैं वो प्रेफर्ड नहीं होते। ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आगे समझिए। और मोस्ट सूटेबल स्पीशीज ये आपको याद ही करना पड़ेगा, एस्निया फेटिडा और यूटिलस यूजीनिया है, ये आपको भी याद करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें से क्या सही है क्या नहीं है, क्या गलत है। तो गलत की जो बात है वो मोटा मोटा आपका बी जो है वो गलत है, बाकी सब करेक्ट हैं। देखते हैं समझते हैं क्या रीजनिंग है। देखिए पहली बात है कि सिंपल सी बात है, अर्थवॉर्म को यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इनके अंदर जाने पर, इनके कैनाल में जाने पर ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ह्यूमस रिच वर्मी कास्ट पे बदल जाता है। तो ये
बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थवर्म का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं। दूसरी बात है देखिए 45 से 60 दिन लग जाते हैं, 24 दिन में तो पूरा नहीं होता है। तीसरा जो है वो क्यों एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था बात करने के लिए, क्योंकि देखिए अगर टेक्निकली देखें तो ये इनकरेक्ट है। टेक्निकली क्यों इनकरेक्ट है, लेकिन ये ट्रिकी था इसलिए इनकरेक्ट था क्योंकि देखिए जो सरफेस ड्वेलिंग है एपिजेनिक स्पीशीज उनको भी प्रेफर किया जाता है, लेकिन डीप बोरोइंग जो है वो, क्योंकि डीप बोरोइंग क्या है बहुत आइडियल नहीं है हमारे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि डीप बोरोइंग यूजफुल है, सरफेस ड्वेलर को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्या है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी अब तक एग्जाम हुए हैं उनमें ये चीज सही पाई गई है कि सरफेस ड्वेलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर भी हम इनको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे। तो हम यही मानेंगे कि सरफेस ड्वेलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वर्मी कंपोस्टिंग में। और जो लास्ट है पहले ही बता दिया था, एस्टिंग फटीडा और न्यूट्रिलस दोनों ही सही हैं। इनका जो नाम है अफ्रीकन नाइटक्रॉलर और रेड विगलर, ये भी आप याद कर लीजिए, ये ग्लोबली पूरे वैश्विक पटल पर यही इस्तेमाल होते हैं। तो मुझे लगता है क्लियर है कॉन्सेप्ट हमारा, और कुछ नए कॉन्सेप्ट के बारे में हमें पता लगेगा कैसे, रेप्लिका क्वेश्चन के द्वारा। तो चलिए रेप्लिका क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से हमने एक ऐसा क्वेश्चन बनाया, कौन इनकरेक्ट है आपको बताना होगा। वर्मी कंपोस्ट क्या इनहेंस कर देगा माइक्रोबियल एक्टिविटी को, और जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो क्या रिच होगा प्लांट अवेलेबल न्यूट्रिएंट, उसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम वगैरह होंगे। दूसरी बात है कि क्या अर्थवर्म जो है वो 5 या 4 पीएच के नीचे काम करते हैं, वो अर्थवर्म्स रेगुलेट करते हैं। तीसरी बात है एपिजेनिक अर्थवर्म क्या यूजफुल हैं और ये सरफेस ड्वेल करते हैं, हाई फीडिंग रेट है, तो इसका जवाब आपको पीछे से कनेक्ट होने पे मिलेगा। और क्या वर्मी कंपोस्ट जो हैं वो थर्मोफिलिक फेज को देखते हैं कन्वेंशनल में। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो हर एक वर्ड आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए थर्मोफिलिक आया, तो थर्मोफिलिक का क्या मतलब है, हाई टेम्परेचर में रहने या काम करने योग्य। समझ में आ रही है आपको बात। तो यहाँ पर क्या हाई टेम्परेचर में वर्मी कंपोस्ट अवॉइड करते हैं और पैथोजेनिक डिस्ट्रक्शन भी होता है। देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं एक्सेप्ट, क्योंकि पीएच का यहाँ पर एक बहुत बड़ा खेल है। कैसे आगे समझते हैं, देखिए जो पी है वो इनकरेक्ट है, पहला पहले से ही सही था, क्योंकि सिंपल सी बात है न्यूट्रिएंट आएगा ही जब डिकम्पोजिशन हो रहा है कॉम्प्लेक्स पार्ट का। इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि हमें एक एक्चुअली एल्कलाइन पीएच मोटा मोटा चाहिए होता है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए, आप 6-7 के आसपास कह सकते हैं। तो इसलिए 4 से नीचे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग हैं, जो पार्ट हैं अर्थवर्म, वो तो खत्म हो जाएंगे लो पीएच में। समझ बात। बाकी सी और डी ऑलरेडी करेक्ट है। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसके पीडीएफ को हम अपने ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल के ग्रुप पर जरूर डाल देंगे, और वो चैनल का लिंक नीचे है। चलिए एक नए क्वेश्चन पर जाते हैं। तो ये कह रहे हैं अ वेस्ट इज डेजिग्नेटेड एज हैजार्डस वेस्ट अगर उसका ओरल लीथल डोज जो है LD50 वो 2500 mg पर केजी से कम है। दूसरे में कह रहे हैं ज़्यादा है। तीसरे में कह रहे हैं अब वेस्ट को हैजार्डस वेस्ट तब कहेंगे जब कोरोसिटिविटी हो उसमें, और उसका जो पीएच मिक्स है वो 2.5 से ज़्यादा 12 से कम। ये थोड़ा सा फैक्चुअल काफ़ी अच्छा लगता क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको सच में डिटेल में पढ़ना होगा तभी आप कर पाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि 1 और जो हमारा 3 है ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, खाली 2 हमारा इनकरेक्ट है। तो 1 एंड 3 आर करेक्ट, और आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा सी में। सी सही है। जल्दी से देखते हैं आगे। देखिए LD50 स्टैंडर्ड आपको पता है, LD50 क्या है, लीथल डोज, ऐसी डोज जो 50% आबादी को लीथल कर दे, उनके लिए लीथल, ठीक है, उनके लिए दिक्कत है। अब एक्यूटली हैजार्डस अगर कुछ होगा तो क्या होगा, एक्यूटली हैजार्डस में 2500 mg पर केजी से कम होनी चाहिए मात्रा। भी कैसे पता करते हैं, सीधी सी बात है, रैड का इस्तेमाल करते हैं, तभी हमें पता लगता है कि कोई दवा, कोई जहर, कोई केमिकल कैसे लीथल है या नहीं। दूसरा इनकरेक्ट है क्योंकि ये हो जाएगा हमारा लेस टॉक्सिक की, ठीक है। अब हमने बात की है सवाल में, क्या बात की है हमने, हैजार्डस वेस्ट कहते हैं कि नहीं। तो हैजार्डस के लिए जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, और ये कोई कैटेगरी है नहीं हमारे यहाँ। जो एक्यूटली हैजार्डस है उसके लिए हमारे पास कोई कैटेगरी ऐसी है नहीं। तो ये एक्यूटली हैजार्डस है 2500 से ज़्यादा, और
इसके लिए कोई कैटेगरी है नहीं, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाता है। जो थर्ड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि शेड्यूल 1 जो है हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल का, वो इस बात को बताता है। अब इसके जैसा एक क्वेश्चन वापस से करेंगे। इसके जैसा एक क्वेश्चन है हमारा कि एक वेस्ट को रिएक्टिव का अगर है तो कैसे होगा, क्या वो अनस्टेबल होगा और क्या वो वॉयलेंट चेंज करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, तभी वो होगा। हैजार्डस वेस्ट क्या इग्निटेबल होगा अगर उसका फ्लैश पॉइंट 60 डिग्री से कम हो? तो फ्लैश पॉइंट अब हमें जानना होगा। फ्लैश पॉइंट क्या है? वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर वेपर छोड़ना स्टार्ट कर देता है एक पार्टिकल, तो या एक कंपाउंड या आप सब्सटेंस जो भी आप कह सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको फ्लैश पॉइंट 60 डिग्री से कम क्या होना चाहिए। और थर्ड है, क्या एक वेस्ट जिसमें कोरोसिटिविटी यानी कोरोजन करता हो, इग्नेटेबिलिटी यानी इग्नाइट ज्वलनशील हो, क्या उनको एक ही कैटेगरी में रखेंगे? देखिए बेसिक सी बात है, यहाँ पर एक फैक्ट चेक है, ये दोनों नॉर्मल चीज है। तो अगर आप 1 और 3 को देखेंगे तो 1 सही लग रहा है और थर्ड हल्का हल्का गलत लग रहा है, क्योंकि भाई कोई कोरोसिव है और कोई इग्नाइटेबल है, दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी है। जब दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी है तो एक कैटेगरी में कैसे डाल सकते हो? तो 1 और 2 सही है और 3 जो है हमारा वो यहाँ पर गलत हो रहा है। और इस हिसाब से अगर देखें तो 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड 3 इज रॉन्ग, ऑप्शन इज करेक्ट। इसका जो स्टेटमेंट है वो देखें आप तो देखिए ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो अनस्टेबल होगा और जो ज्यादा वॉयलेंट होगा वही तो रिएक्टिव होगा, ठीक है, तो वही तो हैजार्डस की कैटेगरी में आएगा। तो ये बात सही है। देखिए दूसरी बात है, इग्नाइटेबल के लिए भी 60 डिग्री सेल्सियस बात सही है। ये इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि मैंने बताया इग्नाइटेबल एंड कोरोसिवनेस आर टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सो दे शुड नॉट बी गेट क्लासिफाइड इनटू वन सिंगल कैटेगरी। और ऐसा ही है, अलग अलग कैटेगरी इनकी बना के रखी हुई है भारत सरकार ने या सीबीएसई ने। तो इस तरह से मुझे लगता है कुछ सवाल हमारे क्लियर हुए हैं। हमारे चैनल पर आप कनेक्टेड रहिए और इसके अलावा और भी कई वीडियोस आते रहेंगे।